जय हिंद प्यारे बच्चों। हर हर महादेव। आज कितने अच्छे दिन पे हम लोग फिर से मिले और सभी को जो है हमारी तरफ से एक बार फिर हर हर महादेव। और ये सावन का जो सीज़न है कितना सुहावना होता है हम सब जानते हैं, इसीलिए इसको आनंद का सीज़न भी कहते हैं, अर्थात सावन द लव सीज़न भी कहा जाता है। चारों तरफ हरियाली और बम बम भोले के नारे ही सुनाई देते हैं। और हम यहाँ पर इसलिए आए हुए हैं क्योंकि अधिकारी वाला इस चैनल ने आपसे वादा किया था कि अचीवर्स ग्रुप के माध्यम से हम आपको आर ओ और यूपीपीसीएस के लिए तैयार करेंगे। और तैयार ही नहीं करेंगे, जो बच्चे 2025 सेशन के हैं हम उनको सिलेक्शन भी देंगे, जिसके लिए हमारी टीम की तरफ से एक नारा भी दिया जा रहा है कि तुम मुझे समय दो, हम तुम्हें सिलेक्शन देंगे। और उसी चीज़ को यहाँ पर बताने के लिए, अर्थात हमारा जो आर ओ की शुरुआत हो चुकी है, चूँकि वादा किया गया था 22 जुलाई से हम लोग अपने बैच की शुरुआत करेंगे और शुरुआत हो गई है। और इस शुरुआत में हम आज सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस को हमें किस तरह से स्टडी करना है और किस पोर्शन पे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी है। क्योंकि हमारे पास अगर 2024 के सेशन की बात करें तो बस 5 महीने का ही समय है और इस 5 महीने में हमें गागर में सागर को भरना है, जो कि बहुत आसान है, बहुत बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सब कुछ सोच पे डिपेंड करता है, गागर में सागर कैसे भरना है। तो आइए हम लोग समझते हैं। क्योंकि आप जान ही रहे हैं, हमको बहुत ज़्यादा समझाने की जो आवश्यकता नहीं है, जितने भी बच्चे इसमें शामिल हुए हैं। हाँ, ख़ास तौर से जो फ्रेशर बच्चे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, थोड़ा सा उनके लिए हम इसको स्पेशली लेके आए हैं। जैसे जीएस आपका जो आर ओ हो या चाहे पीसीएस का हो, जो सामान्य अध्ययन का पेपर होता है वो लगभग सेम ही होता है और सेम चीज़ें ही होती हैं, ठीक है। तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, पीसीएस में हमको सेकंड पेपर में सीसेट करना होता है और समीक्षा अधिकारी के पेपर में हम हिंदी का पेपर करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट की बात करते हैं। और ये पीटी एग्ज़ाम में, जब हम पीटी एग्ज़ाम के लिए जाते हैं तो हमें यहाँ पर 2 पेपर, कितने पेपर देने हैं? तो 2 पेपर देने हैं। किस में? पीटी में। तो देखिए, इस पीटी में जो 2 पेपर देने हैं उसमें पहला पेपर आपका होगा सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन। और ये जो सामान्य अध्ययन का पेपर है ये 140 क्वेश्चंस का होगा। और हम बात कर रहे हैं आर ओ की, की। दूसरा पेपर जो होगा वो हिंदी का होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये 200 क्वेश्चन अर्थात 200 नंबर के भी होंगे और इसी से जो है आपकी कट ऑफ बनेगी दोनों पेपर्स से। तो देखिए, सामान्य अध्ययन में स्पेशली आप सब जानते हो, सामान्य अध्ययन में जैसे सबसे पहले मैं बात करूं सामान्य अध्ययन में, तो सबसे छोटा पोर्शन होता है सामान्य ज्ञान का, सामान्य विज्ञान का। और ये सामान्य विज्ञान का जो पोर्शन है, इस सामान्य विज्ञान के पोर्शन में हम सब जान रहे हैं, जैसे आपकी जीव विज्ञान हो गई, आपकी रसायन विज्ञान हो गई और आपकी भौतिक विज्ञान हो गई, और यहीं पे प्रौद्योगिकी का भी पोर्शन रहता है। तो देखिए, इस विज्ञान में हमको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है, अपना वक्त सबसे ज़्यादा किसको देना है, और वो हमको देना है इस बायोलॉजी के पोर्शन पे, अर्थात इस जीव विज्ञान के पोर्शन पे, ठीक है। और इसको हम आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम आपके सामने जीव विज्ञान के कुछ ऐसे वीडियोस लेके आएंगे जिनको देखते ही आपका सारा का सारा जीव विज्ञान कंप्लीट हो जाएगा। मतलब देखते ही, पढ़ने की तो बात की बात है, हम लोग इसको प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे। सिर्फ आज के लिए काम नहीं आएगा, ये हमेशा के लिए आपके काम आएगा। तो यहाँ पर हमको स्पेशली फोकस किस पे करना है? जीव विज्ञान पे करना है। और इसी पोर्शन से, इस सामान्य विज्ञान के पेपर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरी चीज़ जो ये प्रौद्योगिकी वाला पोर्शन होता है, ये करंट बेस होता है। इसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो सामान्य ज्ञान के माध्यम से इसमें पूछी जाती हैं, अदरवाइज ये करंट्स के साथ जुड़ करके आता है और इसके भी
2 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे सामान्य अध्ययन में भी देखेंगे और करंट अफेयर्स में भी सर आपको इसको बताएंगे। उसके बाद हम इसमें बात करें सबसे बड़े पोर्शन की, तो वो होता है आपका जियोग्राफी का, वो होता है आपका जियोग्राफी का। और इस जियोग्राफी में भी हम लोग इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी को लेके चलेंगे। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है, उसमें फोकस करना है स्पेशली इंडियन जियोग्राफी के ऊपर। और इंडियन जियोग्राफी में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे ही नहीं, इसको समझते हुए चलेंगे। वर्ल्ड जियोग्राफी में इसमें जो चीज़ें आती हैं, जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी की फिजिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें पूछता है, जैसे आपकी रिवर्स होगी, आपके पर्वत पठार हो गए, आपकी झीलें हो गई, आपकी ज्वालामुखीज हो गई, यहाँ से आपको वर्ल्ड लेवल से इसमें सवाल आते हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्पेशली अधिक फोकस हमको इंडियन जियोग्राफी के ऊपर करना है, जो कि हम बेहतर ढंग से आपको करवाएंगे। उसके बाद में अगला सबसे बड़ा पोर्शन होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का, अर्थात भारतीय संविधान का। और इस भारतीय संविधान को हम लोग वास्तव में उस अंदाज से पढ़ेंगे कि सिर्फ हमको एग्जाम ही क्रैक नहीं करना है, इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लेना है, क्योंकि ये संविधान ही है जो सारी व्यवस्था को कंट्रोल करता है और सभी के बीच में एक समन्वय की कड़ी स्थापित करता है, वो चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे लोग हों। तो एक बेहतर सब्जेक्ट है ये, और इसके कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं। 12 से 13 क्वेश्चन आपको लगभग सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। और इसमें भी हम लोग सबसे ज़्यादा पोर्शन जो चूंकि फिक्स होता है, जैसे हमने स्टार्टिंग पोर्शन ले लिया संविधान निर्माण से लेकर के, तो जनरली एक सवाल वहाँ से मिल जाता है। फिर आपका फंडामेंटल राइट्स हो गया, लगभग 1 से 2 सवाल वहाँ से बन जाते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, आर्टिकल 76 हो गया, ठीक है। उसके बाद में कुछ स्टेट गवर्नमेंट से हो गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, आपका आर्टिकल 368 भी हो गया, संविधान संशोधन। तो ये फिक्स पोर्शन है जहाँ से सवाल उठाए ही जाते हैं। हालांकि हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम के नज़रिए से हम लोग एज ए क्रैश कोर्स दौड़ने की कोशिश करेंगे और आपको सब कुछ समझाते हुए उन पोर्शनों को बहुत ज़्यादा समझाएंगे जहाँ से हमारे बहुत ज़्यादा सवाल बनेंगे। इसी क्रम में जैसे हिस्ट्री का पोर्शन हो गया, हिस्ट्री में हम लोग इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हुए पढ़ेंगे, जैसे प्राचीन इंडिया हो गया, फिर आपका पूर्व मध्यकाल और आधुनिक। तो इसमें भी जैसा कि आप जान रहे हो, सबसे ज़्यादा पोर्शन किसका पूछा जाता है, तो मॉडर्न इंडिया का आता है। किसका आता है, तो मॉडर्न इंडिया का आता है। और मॉडर्न इंडिया में स्पेशली मैं आपको बता दूं, मॉडर्न इंडिया पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है, तो मॉडर्न इंडिया पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, चूंकि उसमें पोर्शन वाइज, मतलब आप अलग से उठा लीजिए इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना, 1885 में बना। क्या वजह थी, क्या रीजन था, ठीक है। उसके बाद किसने और कब इसकी अध्यक्षता की है, किसने कितनी बार अध्यक्षता की है, ठीक है। उसके बाद स्पेशली उसमें कुछ वुमेन्स हैं जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। उसके बाद इस कांग्रेस में विभाजन हुआ, विभाजन पुनः फिर कैसे एक हो जाता है, और इसी बीच गरम नरम दल का अस्तित्व आता है, फिर वो अस्तित्व कैसे खत्म हो जाता है। तो इस तरह से कुछ चरण है इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, और इसी के इर्द गिर्द सारे सवाल घूमते रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में पूरा एक गांधी युग है। तो हम एक एज ए स्टोरी पूरे गांधीज़म को खत्म करेंगे। उसके बाद में इसमें जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी भूमिकाएं लोगों के द्वारा अदा की गई, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी खूबसूरत पात्र हैं, जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हैं, जैसे तिलक जी हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी वुमेन्स हमारी हैं। तो इन सभी पात्रों को हम स्पेशली एक अलग से वीडियोज़ इनके लेके आएंगे, जिसमें सिर्फ यही होंगे। राजा राम मोहन राव जी को हम आपको दर्शाएंगे, कैसे उन्होंने समाज के लिए क्या क्या किया। तो बहुत अच्छी तरह से हम मॉडर्न इंडिया को भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले नहीं हैं, समझने वाले हैं। बस आप अपना समय दीजिए, फोकस करिए अधिकारी वाला इस बैच के ऊपर, और बैठ जाइए 2 घंटे के लिए। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह से हम लोग एक दूसरे के साथ रहेंगे। यहीं पे जैसे और फिक्स पार्ट होता है, जब हम देखेंगे बुद्धिज्म और जैनिज्म।
यहाँ से भी आए दिन एक सवाल आ जाता है, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं, तो बहुत अच्छी स्टोरियों के साथ हम इनको भी प्रेजेंट करेंगे और आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो इस तरह से हम लोग ईजिली जो है हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट करते हुए जो हमें चाहिए आराम से निकाल लेंगे। उसके बाद राज्य व्यवस्था तो मैंने आपको बता दी, जियोग्राफी हमने बता दी। अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए यहाँ पर एग्रीकल्चर और सेंसस, जनगणना और एग्रीकल्चर, ये तो चूंकि बेसिक से आता है तो ये सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आएगा। दूसरी चीज इसमें जैसे व्यापार वाणिज्य, जीडीपी हो गया, बैंकिंग सेक्टर से कुछ चीजें हो गई, जैसे आरआर हो गया, है ना, बैंक रेट क्या हो गया, ये सब करंट बेस पे आता है। तो हम लोग चूंकि इसमें भी इसको समझेंगे, इसका बेस समझेंगे, और साथ ही साथ जब सर करंट आपको पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ाएंगे, तो उसमें भी हम इसको बेहतर ढंग से समझेंगे। तो यहाँ पे भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। 7-8 सवाल यहाँ से आते हैं और उसको बड़े अच्छे ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में इसमें स्पेशल यूपी स्पेशल तो हमें पढ़ना ही है, क्योंकि ये प्री से लेके मेंस तक आपके काम आने वाला है। और अब तो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में यूपी स्पेशल मेंस में भी कर दिया गया ऑप्शनल की जगह पे। तो बेहतर ढंग से यूपी स्पेशल हम लोग करेंगे, पढ़ेंगे और इस सामान्य अध्ययन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो ये 140 क्वेश्चन, 140 नंबर का जो समीक्षा अधिकारी आरओ का पेपर आएगा, उसका सिलेबस जो है मैंने आपको जैसे बताया, हम लोग को सिर्फ इसी तरह से, इसी अंदाज से पढ़ना है, और जो दिसंबर में एग्जाम होना है 2024 वाला, ईजिली क्रैक कर जाना है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। अर्थात समय बहुत भी है और समय नहीं भी है। जिसको सिलेक्शन पाना है उसके लिए अभी है पर्याप्त मौका, और जिसको बहसबाजी करनी है उसके लिए बहुत भी समय है और बिल्कुल समय नहीं है। ये ध्यान रखते हुए चलिए, क्योंकि थोड़ी सी सावधानी से हम वो कुछ पा सकते हैं जिसकी उम्मीद नहीं की है, और थोड़ी सी लापरवाही से वो भी खो सकते हैं जिसकी भी उम्मीद नहीं की है। तो आशा करता हूं मैंने जिस तरह से आपको बताया, आप खुद भी अगर पढ़ेंगे तो इन्हीं पोर्शनों पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करिए और बाकी जगहों पे अपना समय मत खराब करिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका पीटी बहुत ही आसानी के साथ निकल जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं हिंदी पे। तो देखिए, हिंदी में चूंकि 6 ही टॉपिक पूछे जाते हैं पी में, और 6 ही टॉपिक आपके मेंस में भी वही रिपीट होते हैं। 6 टॉपिक में अगर हम बात करें, जैसे सबसे पहले आ गया तत्सम तद्भव, आपका आ गया तत्सम देखो आ गया आपका तत्सम तद्भव। अब समझो जरा, ये तत्सम तद्भव जो है, कहने का पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, ये हिंदी, मैं एक बार फिर से कहूंगा कि हिंदी को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरे साथ बैठकर समय देने की जरूरत है, सिर्फ समय देने की जरूरत है। और ये हिंदी 60 के 60 आपकी। कैसे? जैसे ये तत्सम तद्भव लिखा हुआ है तो सिर्फ इसमें पढ़ने की कुछ जरूरत ही नहीं है, आप शब्दों से पकड़ लीजिएगा, आप शब्दों से पकड़िएगा। जैसे तत्सम को अगर हम विच्छेद करेंगे इसका, तो तत् धन सम, ठीक है, तत् धन सम, अर्थात जैसे का तैसा, जैसे का तैसा, इसका मतलब होता है जैसा, और इसका मतलब होता है तैसा, ठीक है, मतलब जैसे का तैसा। इसका अर्थ यह हुआ कि ये वर्ड जैसे जहां थे आज जहां हैं वहां भी वैसे ही हैं, अर्थात संस्कृत से आए शब्द जो आज प्रचलित हैं, आज भाषा में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उसी रूप में ही किया जा रहा है जैसे ये वहां पे थे। तो जैसे वहां थे वैसे ही यहां हैं, तो वही क्या है, तत्सम है। अर्थात वो वर्ड जो संस्कृत में जैसे थे आज वो हम भी उनका उच्चारण यहां पे वैसे ही करते हैं। सेम तद्भव, तो तद्भव का अर्थ होता है उसके जैसा, तद्भव का अर्थ होता है उसके जैसा, भव का मतलब होता है जैसा, और तद मतलब उसके, तो उसके जैसा, अर्थात जहां आए हैं वो उसके जैसे हो गए। अर्थात ये शब्द संस्कृत से आए और जब ये हिंदी में आते हैं तो ये हिंदी की तरह हो गए, ठीक है।
तो वे शब्द जो संस्कृत से आए और यहां पर परिवर्तन के साथ बोले जा रहे हैं या जिनमें परिवर्तन हो गया, वही क्या हो गए? तद्भव। तो यही है तत्सम तद्भव। उसके बाद मैं आपको इजीली बताऊंगा कि इनको कैसे पहचाना जाए, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जैसे 3 सा होते हैं, सबसे बड़ा सलजम वाला, उसके बाद षटकोण वाला और सबसे छोटा सिट्टी वाला। तो सिट्टी वाला सबसे छोटा है, ये नटखट है, ये तद्भव में आता है। ये हमेशा अपना पाला बदलता रहता है, अपना स्वरूप बदलता रहता है, ठीक है। बाकी दोनों नहीं बदलते हैं, तो वो हमेशा तत्सम में आते हैं। उसके बाद छत्री वाला छा हो गया, रा की सारी मात्राएं हो गई, री की सारी मात्राएं हो गई, चांद वाला स्टार हो गया या चांद चंद बिंदी हो गई। तो इत्यादि चीजें ये सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगी? तत्सम में, ठीक है। तो इजीली मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा कौन तत्सम में कौन तद्भव में, और आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो तत्सम तद्भव के बाद फिर हम आते हैं एक बहुत ही आसान पोर्शन पे, जिसका नाम है विलोम, जिसका नाम है विलोम। अब देखिए, आपने अगर तत्सम तद्भव समझ लिया है तो विलोम में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इसमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें दिक्कत होती है। क्या दिक्कत आती है? पहले तो हमें यह समझना है कि जो विलोम पूछा जा रहा है वो किसमें है। अगर वो तत्सम में दिया हुआ है तो उसका विलोम तत्सम में ही होगा। जैसे दिया हुआ है रात्रि, और रात्रि का विलोम लिखना है आपको, तो लिखा होगा दिन, दिवस, या कुछ और दे देगा। तो आपको इसमें क्या देना है? आपको दिवस लिखना है, दिन नहीं लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद लिंग पे हमें जोर देना है कि भाई अगर वो स्त्रीलिंग में पूछ रहा है तो जवाब पुल्लिंग में होना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो सावधानियां रखनी होती हैं विलोम में। नहीं तो कई बार होता है, हमको लगता है हम बहुत आसान करके आए हैं और गलती हो जाती है। उसका रीजन यही है कि आपने सिर्फ रट्टा मारा है, आपने समझा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया विलोम। विलोम के बाद आता है एक और पर्यायवाची। इसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज्यादा पर्यायवाची हमको याद नहीं होती हैं। लेकिन मैं बताऊं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको अगर तत्सम तद्भव आ रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला विलोम आ रहा है। दूसरी चीज, अगर आपको शब्दों का मतलब आ रहा है तो पर्यायवाची बहुत आसान होती हैं। और शब्दों का मतलब का अर्थ हो गया संधियां। हिंदी में संधि क्यों आई? तो शब्द के अर्थ को बताने के लिए हिंदी में संधि को लाया गया। और अर्थ कैसे निकालते हैं? जब हम किसी चीज को नहीं समझते तो क्या करते थे? उसके टुकड़े करते हैं, और टुकड़े करने के बाद हम उसको आसानी से समझ लेते हैं। जैसे मैं कहूं मेरा नाम है दिनेश, मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है दिनेश। अब हमको नहीं पता दिनेश किस चीज का पर्यायवाची है, तो हम क्या करेंगे? तो हम वही करेंगे कि सर ने बताया शब्द को समझिए, कोशिश करिए इसका अर्थ निकले। अर्थ कैसे निकलेगा? जब हम इसको तोड़ देंगे। तो हमने इसको तोड़ा तो क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा दिन, धन, ईश। तो देखो, ईश मतलब होता है स्वामी, तो दिन का स्वामी। तो दिन का स्वामी कौन है? दिन मतलब प्रकाश, प्रकाश का स्वामी कौन है? सूर्य। तो दिनेश किसका पर्यायवाची हो गया? सूर्य का। दिनेश किसका पर्यायवाची हो गया? सूर्य का। तो बहुत आसान है पर्यायवाची याद करना। जैसे मैंने कह दिया पंकज, अब पंकज किसका पर्यायवाची है? हमको नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अगर हमको इतना ध्यान है कि सर ने बताया था कि शब्दों के अर्थ को समझिए, तो हम क्या करेंगे? हम उसको तुरंत तोड़ सकते हैं। जैसे मैंने लिखा पंकज, हमने लिखा पंकज, मैं तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? पंख, धन, जा। और मैं एक चीज बताऊं, किसी शब्द के पीछे जो जा लगा होता है उसके जन्म को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी चीज के पीछे लगा हो। पंख मतलब होता है बेटे कीचड़, और जा मतलब जन्म लेने वाला। तो कीचड़ में कौन जन्म लेता है? कमल। तो पंकज किसका पर्यायवाची हो गया? कमल का, कमल का। जैसे अच्छा एक और, जैसे नारायण हो गया। नारायण हालांकि पता है विष्णु भगवान का है, लेकिन फिर भी देखिए, अगर हम इसका विच्छेद कर दें नरधन आयन, तो नर मतलब पानी भी होता है, नारधन आयन होता है, उस पानी का पानी भी होता है और महिला भी होता है, अर्थात स्त्री भी होता है। आयन मतलब देखना। जो व्यक्ति सिर्फ जल या स्त्री को ही देखे
उसको क्या कहेंगे? नारायण। अब देखिए नारायण किसको देखते हैं? क्षीर सागर में पानी है, नहीं तो पैरों की तरफ लक्ष्मी है, और कोई है? नहीं है। तो नारायण, समझ गए आप? तो बहुत आसान है। दूसरी चीज मैं बताऊं, और पर्यायवाचियों की बहुत सारी ट्रिक्स हैं कि अगर आपको एक बस मतलब पता हो, ठीक है, आप आराम से निकाल लोगे। आगे मैं बताऊंगा विधिवत तरीके से आपके साथ क्लास में। उसके बाद अगला टॉपिक आता है इसमें, पर्यायवाची हो गया। विशेष विशेषण कौन सा आता है? विशेष विशेषण। ये सबसे आसान टॉपिक है। विशेष विशेषण सबसे आसान टॉपिक है, जिसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जिसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। देखिए कैसे। विशेष और विशेषण, देखो देखो इसमें तीन शब्द होते हैं, एक होगा विशेष, एक होगा विशेषण, और एक होगा प्राविशेषण। प्राविशेषण, ठीक है। अब देखो, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो होगा क्या? विशेष बोले तो विशेष, और जो विशेषता को बताएगा वो क्या होगा? विशेषण, और जो विशेषता की भी विशेषता को बताएगा वो क्या होगा? प्राविशेषण। विशेषता की विशेषता को बताने वाले शब्द से अति, बहुत, घनघोर, अत्यधिक इत्यादि शब्द जो होते हैं प्राविशेषण होंगे, अति, ठीक है। हाँ, उसमें बहुत सारी चीजें इसमें आती हैं, जैसे कई क्वेश्चन आएंगे जिसमें यह कहेगा कि कितने विशेष हैं और कितने विशेषण हैं, तो आपको विशेष विशेषण समझना होगा। जैसे काला घोड़ा तेज दौड़ता है, काला घोड़ा तेज दौड़ता है, तो इसमें विशेषणों की संख्या कितनी है? काला घोड़ा तेज दौड़ता है, विशेषण की संख्या कितनी होगी? तो एक तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, वो कैसा है? काला है, और फिर उसके साथ जो क्रिया उसके द्वारा की जा रही है दौड़ने की, वो क्या है? तेज। तो दो विशेषण हो गए। तो इस तरह से भी आरओ में पूछता है, कई बार तो चार चार विशेषण, चार चार विशेष होते हैं। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ समझना है, और क्लास में मैं सिर्फ एक लाइन बताऊंगा आपको, आप दूसरे को पढ़ाने लगोगे। तो ये हो गया विशेष विशेषण। उसके बाद आता है अनाकार्थी शब्द, कई शब्दों के लिए एक शब्द जिसको रटना पड़ेगा, और रटने के लिए बहुत सारी चीजें, अर्थात रटे तभी भी पाएंगे जब आप हमारे साथ होंगे। बोले तो अंतेवासी, अंतेवासी क्या होता है बेटा? जो गुरु के समीप रहता है। तो नसीब वाले होंगे जो अधिकारी वाला चैनल पे हमारी शक्ल देख के हमसे पढ़ेंगे, वो अंतेवासी होंगे, ठीक है। और उसको भी याद करने का अपना एक तरीका है, वो क्या है मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। वो कौन सी स्त्री है जिसने कभी सूर्य नहीं देखा? स्त्रियां भी कम से कम 20-25 तरह की मिलेंगी इसमें, और सबको याद करने के फॉर्मूलेज हैं, ट्रिक्स हैं, क्योंकि सारा कंपटीशन ट्रिक ही होता है। जिसकी ट्रिक सही बैठ गई वो आईएएस पीसीएस सब कुछ बन जाता है, जिसकी नहीं बैठी वो एकेडमिक में तो 99% लेके आया है लेकिन कभी कंपटीशन नहीं निकाल पाता है। उसकी वजह यही होती है, ठीक है। तो कंपटीशन भी एक ट्रिक होता है, तो उसमें भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं बाएं हाथ से लिखता हूं, बाएं हाथ से लिखने वाले को क्या कहते हैं? बताइए विजय, बहुत कमेंट कर रहे हो। बाएं हाथ से लिखने वाले को क्या कहते हैं? ऑप्शन दे दूं? धनंजय, कपिदोज, गुडाकेश, भारत, परंतप, कौनते, पुरुषर, भारत, किरीटी, महाभाव, फाल्गुन, सब्यसाची, अर्जुन। बताओ। सब्यसाची, ये मैंने अर्जुन के नाम बताए हैं, उसी में सब्यसाची एक उन्हीं का नाम है। तो जो बाएं हाथ से काम करते हैं उनको सब्यसाची कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। 60 में 60 लेके आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको 60 मिनट हमारे साथ देने होंगे। तो वादा कर लीजिए और सौगंध खा लीजिए भोले बाबा की कि इस बार समीक्षा अधिकारी बनना है, बिल्कुल बनना है।
तो आशा करता हूं आपको सिलेबस समझ में आया होगा और जितना मैंने आपको समझाया है उससे कई गुना बेहतर ढंग से आपके सामने पेश करूंगा और जहां पर आपको समस्या आएगी वहां पर खड़ा मिलूंगा। बस आप अपना बेशकीमती समय निकालिए और इस अचीवर बैच से जुड़िए, बनिए अधिकारी, पूरे करिए अपने सपने। अब देखिए बच्चों, कितनी खूबसूरत लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, दिख रहा होगा आपको। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतुआए फल होए। अर्थात कबीरदास जी ने कहा है कि हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। अगर माली एक दिन में 100 घड़े भी पानी डालता है ना, तो भी फल नहीं आएगा। फल कब आएगा? ऋतु आने पर, ऋतु आने पर। अर्थात कहने का मतलब है आप धैर्य रखिए, उचित समय आने पर आपको वो चीज मिल जाएगी जिसकी आपको जरूरत है, लेकिन उसके लिए आपको सब्र रखना होगा, आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि समय से पहले किस्मत से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता, और मिलता जरूर है, ये सच्चाई है जो लगा रहता है। तो आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, और कल से रेगुलर आपके पास क्लासेस आज से ही पहुंचनी शुरू हो जाएंगी, और आप जुड़िए अचीवर बैच से और पूरे करिए अपने सपने। तो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से हर हर महादेव।